न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के सारे चुनावी समीकरण धराशायी हो गए। 54 सीटों को अपनी झोली में डालकर बीजेपी ने कमाल कर दिया। बीजेपी के इस जीत के बाद विश्लेषक अब विश्लेषण करने में जुटे हुए हैं। आखिर जिस सरगुजा ने साल 2018 में कांग्रेस को अपने पलकों पर बैठाया, उसने 2023 में एक ही झटके में आखिर कांग्रेस को जमीन पर क्यों ला दिया। हम भी इसे समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी की जीत के पीछे आखिर सरगुजा में बड़ी वजह क्या है। दरअसल छत्तीसगढ़ के गठन के बाद साल 2018 के चुनाव में पहली बार कांग्रेस को सरगुजा क्षेत्र की सभी 14 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस ने 68 सीटें जीतकर 15 साल में सत्ता में रहे भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाया। और अब 2023 की अगर बात की जाए तो 2023 में बीजेपी ने सरगुजा क्षेत्र की सभी सीटों को अपने कब्जे में कर लिया है। सुपड़ा साफ यहां पर कांग्रेस का हो गया है। इस संभाग में 6 जिले आते हैं, 14 सीट है। बीजेपी ने भरतपुर, सोनहत, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर, प्रेमनगर, भटगांव, प्रतापपुर, रामानुजगंज, सामरी, लुंड्रा, अंबिकापुर, सीतापुर, जशपुर, कुनकुरी और पत्थलगांव सीटों पर जीत का परचम फहराया। बस यही नहीं, कांग्रेस के कई कद्दावर नेता जो इस संभाग से ताल्लुक रखते हैं वो यहां पर हार गए। और सबसे बड़ा चेहरा उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी भाजपा के राजेश अग्रवाल से हार गए। सिर्फ 94 मतों से वो पराजित हो गए। आदिवासी नेता और मंत्री अमरजीत भगत सीतापुर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार रामकुमार टोप्पो से 17,160 मतों के अंतर से हारे। बीजेपी सांसद गोमती साय ने पत्थलगांव सीट पर कांग्रेस के रामपुकार सिंह को 255 वोटों से हरा दिया। वहीं कांग्रेस ने इस बार प्रतापपुर, सामरी, रामानुजगंज और मनेन्द्रगढ़ सीटों से नए उम्मीदवारों को मौका दिया था, लेकिन चारों नए चेहरे परास्त हो गए। तो सरगुजा, जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, साल 2018 में हमने देखा कि यहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ था और इस बार यहां पर सुपड़ा साफ हुआ है कांग्रेस का। और ना सिर्फ सुपड़ा साफ हुआ है बल्कि जो दिग्गज नेता मंत्री थे इस संभाग से ताल्लुक रखने वाले, वो भी यहां पर धराशायी हो गए, परास्त हो गए। नए चेहरों पर जो दावेदारी लगाई, दाव लगाया कांग्रेस ने, वो भी यहां पर आपने देखा कि किस तरह से चारों के चारों नए चेहरे परास्त हो गए। ना सिर्फ सरगुजा, कुछ यही हाल बस्तर संभाग का भी रहा। बस्तर की 12 सीटों में से 8 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है। अंतागढ़, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, जगदलपुर, चित्रकोट, दंतेवाड़ा और नारायणपुर सीट शामिल है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष सांसद दीपक बैज चित्रकोट सीट पर भाजपा के विनायक गोयल से हार गए। कांग्रेस मंत्री मोहन मरकाम को कोंडागांव सीट पर भाजपा की लता उसेंडी ने शिकस्त दे दी। इस क्षेत्र से जीतने वाले कांग्रेस के 4 उम्मीदवार मंत्री कवासी लखमा कोंटा, 3 मौजूदा विधायक विक्रम मंडावी, बीजापुर से लखेश्वर बघेल, बस्तर और से सावित्री मंडावी, भानु प्रतापपुर शामिल है। वहीं कांग्रेस ने क्षेत्र के अंतागढ़, कांकेर, दंतेवाड़ा, चित्रकोट और जगदलपुर से अपने 5 मौजूदा विधायकों का टिकट काटा था, लेकिन कांग्रेस सभी सीटों पर हार गई। छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र उत्तर क्षेत्र सरगुजा और दक्षिण क्षेत्र बस्तर ने इस बार भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और इन दोनों ही संभागों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में वापसी कर ली। और ऐसे ही नहीं कहा जाता कि जिसने बस्तर और सरगुजा साध लिया उसने छत्तीसगढ़ की सत्ता को साध लिया। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सरगुजा और बस्तर में अपना परचम लहराया और सत्ता एक बार फिर हासिल की। तो देखिए, जैसा कि हमने आपसे वादा किया कि हम आपको संभागवार पूरा एनालिसिस समझाएंगे कि आखिर कहां पर चूक हुई है कांग्रेस से और आखिर ऐसा क्या कमाल कर दिया बीजेपी ने कि एक बार फिर से स्पष्ट बहुमत की सरकार बीजेपी की छत्तीसगढ़ में बनी है। जगदलपुर से बस्तर संभाग का पूरा सियासी समीकरण हमें समझाएंगे नरेश मिश्रा और अंबिकापुर से सरगुजा संभाग का सियासी समीकरण समझा रहे हैं अभिषेक सोनी। सबसे पहले रुख कर लेते हैं अभिषेक का। अभिषेक, देखिए, साल 2018 में कांग्रेस ने जिस तरह का ऐतिहासिक यहां पर जीत दर्ज की थी, कुछ उसी तरह की ऐतिहासिक जीत दर्ज इस बार बीजेपी ने की। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जितने भी बड़े चेहरे थे सब परास्त हो गए, तमाम आंकड़े धराशायी हो गए, कांग्रेस का सुपड़ा ही साफ हो गया। इतनी बड़ी क्या चूक हो गई है सरगुजा में कांग्रेस से कि टीएस सिंहदेव तक हार जाते हैं? जय बाबा,
देखिए, ये समझना बेहद जरूरी है कि सरगुजा संभाग एक ऐसा संभाग है जहां ये माना जाता है कि सरगुजा जीता यानी प्रदेश जीता। ऐसे में फिर से एक बार ये जो किंवदंती है वो सही साबित हुई है। भाजपा ने यहाँ 14 की 14 सीटें जीतने के साथ ही प्रदेश में अब सरकार बनाने की तैयारी कर ली है। और कहा जाता है कि 2018 में जब कांग्रेस ने 14 की 14 सीटें जीती थी तो ये माना जा रहा था कि सरगुजा संभाग ने एक मैसेज दिया था कि यहाँ से इस बार प्रदेश का सीएम हो सकता है, और उसी के कारण जो 14 की 14 सीटें हैं वो कांग्रेस के झोली में गई थी। लेकिन उसके बाद से जो स्थिति बदली आप देख सकती हैं कि जिस तरह से लगातार जो कांग्रेस में खींचतान रही सीएम की कुर्सी को लेकर, ये बड़ी एक चूक कही जा सकती है कि सरगुजा संभाग की जनता को ऐसा लगा कि वो चली गई है और जो काम होने थे, जो बेहतर योजनाओं का क्रियान्वयन होना था, शायद सरगुजा संभाग के अलग अलग जो क्षेत्र हैं वहां तक नहीं पहुंचा। और इसी का फायदा भाजपा ने उठाया। जब चुनाव बेहद नजदीक आ गए तो जहां एक तरफ कांग्रेस जो अपनी उलझनों में खींचतान में उलझी रही, तो दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से बेहतर प्रबंधन किया गया और बड़े नेताओं ने कैंपेनिंग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, इसके अलावा तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं जिन्हें बेहतर नीतिकार माना जाता है, उन्होंने सरगुजा पहुंचकर उन सीटों पर सीधा फोकस किया जहां से भाजपा हारी थी या फिर लगातार भाजपा को वहां से शिकस्त मिल रही है। आप समझिए कि आजादी के बाद से सरगुजा की सीतापुर विधानसभा से भाजपा को जीत नहीं मिली थी। ऐसे में एक प्रयोग किया गया और एक भूतपूर्व सैनिक को सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा गया, जहां उनका मुकाबला सीधे तौर पर दिग्गज मंत्री अमरजीत भगत से था। और ये माना जाता रहा था कि जो अमरजीत भगत हैं उनका कद काफी बढ़ चुका है और लगातार उनको शिकस्त देने में भाजपा सफल साबित नहीं हो रही थी। यही कारण है कि जब सैनिक को उतारा गया तो जो लोग थे वो उसके साथ जुड़े, और आज जब रिजल्ट सामने आया तो 5वीं बार जीत हासिल करने में अमरजीत भगत सफल नहीं हो सके। इसके अलावा डिप्टी सीएम एक बड़ा चेहरा जिनके ऊपर पूरा दायित्व रहता था, सरगुजा संभाग की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पर रहती थी। उनके विपक्ष में जो भाजपा ने प्रत्याशी उतारा था वो राजेश अग्रवाल थे। राजेश पहले कांग्रेस के नेता थे, बाद में वो भाजपा में शामिल हुए और खास तौर पे एक नीति के तहत ये पूरी रणनीति तैयार की गई। ये माना जाता है कि जो टी.एस. सिंहदेव को लीड मिलती थी वो सीतापुर और उदयपुर और लखनपुर का इलाका होता था, उन इलाकों से टी.एस. सिंहदेव को जीत मिलती थी। ऐसे में उस इलाके से प्रत्याशी को उतारकर भाजपा ने टी.एस. सिंहदेव के बड़े वोट बैंक पर सेंध लगाया है। तो कहा जा सकता है नीति के आधार पर भाजपा काफी आगे रही। इसके अलावा महतारी बंधन योजना की बात करें तो उसका मैसेज जीत के कई फैक्टर्स यहाँ पर काम किए हैं अभिषेक, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो पिछली बार कहा गया कि शायद सरगुजा से ही सीएम फेस मिलेगा, शायद इसलिए सरगुजा वासियों ने खुद को छला हुआ महसूस किया। और महतारी बंधन योजना का भी आप जिक्र कर रहे हैं, हम तो समीक्षा कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समीक्षा यहाँ पर कांग्रेस को करनी होगी कि आखिर चूक कहां पर हुई है। नरेश मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जगदलपुर से। नरेश, देखिए, पिछली बार बस्तर कांग्रेस ने जीता था, सरकार उनकी बनी, और इस बार बस्तर जीत लिया है बीजेपी ने तो सरकार उनकी बन गई है। आखिर बस्तर में ऐसा क्या हुआ? और लगातार आप भी कह रहे थे कि यहाँ पर टफ फाइट जरूर देखने को मिलेगी बीजेपी और कांग्रेस के बीच, लेकिन इतनी टफ फाइट कि पीसीसी चीफ प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज हार जाते हैं, मोहन मरकाम हार जाते हैं और कवासी लखमा पिछड़ते ही जा रहे थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने इज्जत बचा ली, जीत वो गए हैं। कहां पर बहुत बड़ी चूक हुई है कांग्रेस से, ये बताइए, और बीजेपी के जीत के फैक्टर क्या रहे नरेश? देखिए, कांग्रेस की हार इतनी बड़ी हार है कि कई स्तर पर कई बड़ी चूक पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन आपने मुझे बस्तर के क्षेत्र पर बात करने के लिए कहा है तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस बार हमारे सहयोगी सरगुजा से अभिषेक ने ये क्रेडिट ले लिया है कि जिसकी सत्ता की चाबी सरगुजा के आदिवासी वोटर्स खोलते हैं वो सत्ता पर काबिज होता है। और बस्तर के मामले में तो रहा ही है, लेकिन बस्तर भी इस मिथक से बाहर नहीं है क्योंकि इस बार बस्तर में भाजपा को बढ़त मिली है। जहाँ तक पीसीसी अध्यक्ष की आप बात कर रही हैं, आप ये बात कहना चाहिए कि कांग्रेस की उन कमियों में से एक कमी थी जिसकी वजह से चित्रकूट में हार मिली, वो ये कि दिग्गजों का दबदबा इस कदर बढ़ गया था कि उसके आगे अपने कार्यकर्ता नेताओं की भी सुनवाई नहीं चल रही थी। स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं की मन की इच्छा भी कांग्रेस भांपने में कामयाब नहीं रही, और यही वजह है कि एक बिल्कुल नए भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के खिलाफ पीसीसी अध्यक्ष और सांसद अपना चुनाव हार गए हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर रहा। पूरे छत्तीसगढ़ में भी आप इसका असर देख सकते हैं और यही असर बस्तर में भी दिखाई दिया। कवासी लखमा काफी
कम मार्जिन से और एड़ी चोटी का जोर इस चुनाव में उन्हें इस चुनाव को जीतने के लिए लगाना पड़ा और तब कहीं जाकर उन्होंने ये जीत हासिल की है। और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से एक तरह से थोक के भाव वोट कहना चाहिए वैसे वोट मिलते दिखाई दिए। जिन 4 पुराने चेहरों को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा था, अंतागढ़ से आप देखिए विक्रम उसेंडी ने 23,000 के करीब मतों से जीत हासिल की है। केदार कश्यप जो लगभग करीबी मुकाबले में रहते थे, उन्होंने 19,000 की लीड हासिल की है। और लता उसेंडी ने भी अपने पिछले पुराने सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक बड़ा बहुमत काफी बड़े वोट का अंतर से जीत दर्ज की है। नए चेहरों में चैत्राम मंडावी ने कर्मा के किले को ढहाया है। एक दंतेवाड़ा में कर्मा परिवार का दबदबा रहा है। तो ये जो सारा प्रयोग है ये कारगर रहा। केवल अगर आप बीजापुर सीट की बात करें तो यहां केवल एक चेहरे को हार मिली, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे और लोकप्रिय चेहरे थे महेश गागड़ा, युवा नेता हैं, लेकिन इन्हें एक बार फिर से यहां पर हार का सामना करना पड़ा विक्रम मंडावी के खिलाफ। तो 4 सीटों पर जो मुकाबला रहा उसमें कांग्रेस इतनी मजबूत बढ़त भी नहीं बनाई है कि इसे जीत के जैसा माना जाए। तो बस्तर का मतदाता ने अपना रुझान पूरी तरह से बदला है। ये बड़ी बात है। इस लिहाज से भी बड़ी बात है कि जो अहम मुद्दे हैं उनको साधने में कांग्रेस के मुकाबले भारतीय जनता खासी कारगर रही। 2 बड़े मुद्दे जो पूरे चुनाव के दौरान हमने अंडर करंट की तरह देखे, वो एक धर्मांतरण का मुद्दा था जिसने बस्तर के कई क्षेत्र को प्रभावित किया। दूसरा जो मुद्दा दिखाई दिया वो करप्शन से जुड़ा मुद्दा था। अगर छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़िया जो ब्रांड था, उसका असर बस्तर में नहीं पड़ा। कोई ऐसी स्थापित योजना कांग्रेस इस इलाके में आमूलचूल तरीके से स्थापित नहीं कर पाई जिसका फायदा सीधी तौर पर एक बड़े समूह को दिखाई दे और उसके वो डिलीवरी सिस्टम में एक बेटर मॉडल बन सके। तो मतदाताओं के बीच में ये जो गैप बना कांग्रेस सरकार का उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी उठाया और इसका असर भी साफ तौर पर नरेश, और हमने देखा भी कि बस्तर पर कितना फोकस था। वहीं से तमाम यात्राओं की शुरुआत की बीजेपी ने, वहीं पर यात्राओं का समापन किया। सीएम वहां पर पहुंच रहे थे तो साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाते थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचते थे। बस्तर पर उन्होंने फोकस किया और देखिए नतीजा सबका सामना है। 12 में से 8 सीटें बीजेपी की झोली में और सरकार भी बीजेपी की बन रही। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश आपका भी और अभिषेक आपका भी पूरा सियासी समीकरण हमें और दर्शकों को समझाने के लिए।